आज हम इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी कि यदि हम क्रिस्टल के अंदर जीरो पोटेंशियल लेकर चले तो इलेक्ट्रॉन को हम प्लेन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो ई के डायग्राम आता है वो एक पैराबोला मतलब परवलय होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ई के डायग्राम एक पैराबोला होता है, लेकिन यदि क्रिस्टल के अंदर पीरियडिक पोटेंशियल यानी आवर्ती विभव लेकर चलते हैं तो ई के डायग्राम यदि आप प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह के प्राप्त होते हैं। यहाँ डिसकंटिन्यूटीज मिलती हैं। यहाँ इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है के लिए ई के डायग्राम है और मतलब जीरो पोटेंशियल है। यदि क्रिस्टल को में जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं तो आपको ये पैराबोलिक मिलता है, लेकिन हम पीरियडिक पोटेंशियल लेकर चलते हैं जो कि हमने क्रोनी-पेनी मॉडल से देखा था। यदि हम पीरियडिक पोटेंशियल लेकर चलते हैं तो जो ई के डायग्राम है वो कुछ इस तरह से मिलता है। मतलब ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज मिलती हैं जो कि ये पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए मतलब, और ये माइनस पाई बाय ए मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये के, यहाँ हमने के प्लॉट कर रखा है और ये एनर्जी प्लॉट की गई है। जो डिसकंटिन्यूटीज हमें के इक्वल्स टू एन पाई बाय ए प्लस माइनस एन पाई बाय ए पर मिलती हैं और के 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर हम 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दें तो ये एन पाई अपॉन ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a अपॉन एन लैम्डा, जो कि एक ब्रैग इक्वेशन आपको मिल रही है। तो दैट मीन्स कि बाउंड्रीज पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का ब्रैग रिफ्लेक्शन होता है, ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ब्रैग रिफ्लेक्शन होता है। यदि आप इसको हम केवल फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बात करें, केवल फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में ही, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है पाई अपॉन ए और माइनस पाई अपॉन ए के लिए हम केवल इसी ब्रिलियंट जोन की बात कर रहे हैं। प्लॉट करें तो ये कर्व इस तरह का आपको मिलेगा, पाई अपॉन ए और माइनस पाई अपॉन ए। तो आप ये देख रहे हैं कि यदि ये ई और ये के, तो इसका स्लोप, जो इस कर्व का स्लोप किससे देंगे हम, डी ई अपॉन डी के से। तो इसका स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पर, या इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया है, इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है। यहां से स्लोप 0 है, बिल्कुल सेंटर पर स्लोप 0 है, फिर बढ़ रहा है धीमे धीमे और यहाँ मैक्सिमम हुआ है और फिर कम होकर यहाँ पर स्लोप 0 हो गया है। तो यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे दी जाती है, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी के, और एनर्जी और ओमेगा में संबंध हमें पता है, E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। तो डी ई अपॉन डी के इक्वल्स टू एच क्रॉस डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। तो डी ओमेगा अपॉन डी के को हम यहाँ रिप्लेस कर दें
तो आपको मिलेगा 1 ओवर एच क्रॉस डी ई ओवर डी के। तो आपका वेलोसिटी हो जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी 1 ओवर एच क्रॉस डी ई अपॉन डी के। तो डी ई अपॉन डी के क्या है? ये स्लोप है ई के प्लॉट्स का, ये ई के डायग्राम्स का स्लोप है। तो जैसे हमने बात की कि स्लोप इस कर्व का यहाँ तो 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम होके फिर 0 हो गया है। तो ये जो पॉइंट है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाते हैं, जहां पर जो स्लोप है वो मैक्सिमम हो गया है। यदि आप इसका ग्रुप वेलोसिटी यदि आप प्लॉट करें तो डी ई ओवर डी के से इसमें यदि आप ग्रुप वेलोसिटी प्लॉट करना चाहें तो पहले यहाँ पर 0, फिर बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम गया डी ई ओवर डी के और फिर कम हुआ और फिर यहाँ 0। वैसे ही ये यहाँ, तो ये जो मैक्सिमम यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं इन्हें हम K0 से डिनोट कर रहे हैं। तो K0 पर जो ग्रुप वेलोसिटी है इस पॉइंट पर मैक्सिमम है और फिर 0 हो गई है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है और फिर 0 हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वैसे तो यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। भले ही एनर्जी बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है और फिर 0 हो रही है, जबकि ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होता है। यदि आप पीरियडिक पोटेंशियल्स लेकर चलते हैं क्रिस्टल में तो आपको यहाँ जो ग्रुप वेलोसिटी है वो बढ़ती है और फिर मैक्सिमम हो जाती है और फिर कम होने लगती है और फिर 0 हो जाती है। यहाँ अभी हम थोड़ा इस डिस्कशन को यहाँ लीव ऑफ करके थोड़ा हम क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में। फिर दोबारा से हम इधर ही आएंगे। तो क्रिस्टल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पीरियडिक पोटेंशियल में, इन पीरियडिक पोटेंशियल क्रिस्टल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियडिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम ऑपरेटर कैसे दिया जाता है? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। और जो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं हम। फ्री इलेक्ट्रॉन में हमने बात की थी, फ्री इलेक्ट्रॉन में जो वेव फंक्शन है आप उसे प्लेन वेव से दे सकते हैं। तो k डॉट r, यदि केवल वन डायमेंशनल कंसेप्ट लेकर चले, वन डायमेंशनल ही बात करें तो हम इसे ये साई r है। यदि वन डायमेंशनल बात करें तो साई x को हम e टू द पावर ऑफ आटा kx x से दे रहे हैं, दे सकते हैं। तो यदि ऑपरेट कराएं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स e टू द पावर ऑफ आयोटा kx x, तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस e टू द पावर आयोटा kx इंटू e टू द पावर ऑफ आयोटा kx x। तो ये आपको मिल जाएगा, हो जाएगा h क्रॉस
kx e to the power of iota kx x is equals to h cross kx e to the power of iota kx x को हम psi x लिख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x psi x e to the power of iota kx x को psi x लिख रहे हैं। तो माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x psi x इज इक्वल्स टू h क्रॉस kx psi x। तो ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसकी आइगन वैल्यू h क्रॉस kx है। तो मोमेंटम आइगन वैल्यू h क्रॉस kx 3 डायमेंशन के लिए h क्रॉस k प्राप्त होगी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रीटमेंट किया है, तो आप देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोमेंटम है वो h क्रॉस k से दिया जाता है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन निकली है जिसका आइगन मोमेंटम आइगन वैल्यू आपको h क्रॉस k मिला है। दैट मीन्स किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आप मोमेंटम h क्रॉस k से दे सकते हैं। अब हम ये बात देखेंगे कि क्या हम यदि पोटेंशियल पीरियडिक है तब भी क्या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम h क्रॉस k से दिया जा सकता है। तो इसको देखें कि हमने बात की थी पहले के लेक्चर्स में कि पीरियडिक पोटेंशियल्स में जो वेव फंक्शन है वो ब्लॉक फॉर्म के होते हैं। तो पीरियडिक पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन है वो ब्लॉक फॉर्म में होता है। अब ब्लॉक फॉर्म किस तरह से दी जाती है, psi x is psi r is equals to uk e to the power of iota k dot r, और वन डायमेंशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो uk e to the power of iota kx x। तो अब हम यदि आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखे तो माइनस ऑपरेट कराएं इसको इस वेव फंक्शन पे psi x इक्वल्स टू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x। तो ये uk e टू द पावर ऑफ आयोटा kx x। तो आपका ये हो जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस iota kx e to the power of iota kx uk, पहले uk लिख दे, uk e to the power of iota kx x प्लस e to the power of iota kx x डेल uk ओवर डेल x। तो ये आपका हो गया h क्रॉस kx uk e to the power of iota kx x plus e to the power of iota kx x del uk over del x। तो और ये क्या है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x psi x इज इक्वल्स टू, इसे भी हम ये e to the uk e to the power of iota kx x को भी हम psi x लिख सकते हैं। तो ये psi x, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। तो आप देख रहे हैं कि इस बार हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन प्राप्त नहीं हुई है। तो दैट मीन्स कि h क्रॉस kx इलेक्ट्रॉन का अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम h क्रॉस kx से दिया नहीं जा सकता है क्योंकि इस बार हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं यदि केवल यही कंपोनेंट हो तो ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया है, केवल यही कंपोनेंट हो h क्रॉस kx psi x वाला, तो हम अभी भी इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं और h क्रॉस kx को मोमेंटम की तरह से ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ना कह के
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल मोमेंटम कहा जाता है। तो H क्रॉस के एक्स को अब यदि पीरियडिक पोटेंशियल है तो अब ये H क्रॉस के इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल के अंदर मोमेंटम की तरह से लिया जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे। अब हम वापस से अपने पहले के ट्रीटमेंट पे चले जाएं। हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि एनर्जी और के में जो रिलेशन होता है H क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m से दिया जाता है। तो एनर्जी के लिए हम सिग्नल ये ले रहे हैं, तो यहाँ हम dE ओवर dk निकालें तो ये ट्वाइस k H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये k H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m। तो इसे हम पुट अप करें तो Vg इक्वल्स टू 1 ओवर H क्रॉस डी के H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m। तो ये हो जाएगा H क्रॉस k अपॉन m, जहाँ जो k H क्रॉस k है वो क्रिस्टल मोमेंटम होता है, तो P अपॉन m, और फ्री इलेक्ट्रॉन की P इक्वल्स टू mv अपॉन m। तो v जो ग्रुप वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के Vg इक्वल्स टू v के बराबर होती है। लेकिन यदि पीरियडिक पोटेंशियल है, पीरियडिक पोटेंशियल्स की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन पीरियडिक पोटेंशियल्स में है तो हम लेके चल रहे हैं कि माना इलेक्ट्रॉन जैसे पीरियडिक पोटेंशियल में है, मतलब क्रिस्टल के अंदर है, और हम उसका जो पोटेंशियल है वो क्रिस्टल पोटेंशियल है वो पीरियडिक लेके चल रहे हैं, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो एक्सेलरेट होगा। तो मान लीजिए dt समय में वो dx दूरी तय करता है। तो एक्सेलरेशन के कारण जो इंक्रीज इन एनर्जी है d, चूंकि फोर्स लगा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जो एनर्जी इंक्रीज मान लीजिए dE है, dt समय में जो इंक्रीज है वो dE है। तो वो किस तरह से दिया जाएगा, अप्लाइड फोर्स और जितनी दूरी वो चला है, dx दूरी चला है, तो इंक्रीज इन एनर्जी क्या कितनी हो जाएगी, f dx। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस ई। जहाँ E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और माइनस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होने के कारण माइनस साइन आया है, तो ये हो जाएगा माइनस ई dx। तो dE तो हम यहाँ पर ये dx यदि ग्रुप वेलोसिटी vg है तो dx विल बी इक्वल टू vg इंटू dt। तो हम यहाँ पर माइनस ई dx को vg dt से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ हम dE
अपॉन डी के इंटू डी के और इक्वल्स टू माइनस ई डी के से डिवाइड कर रहे हैं, डी के से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ई वी जी यहां से रिप्लेस कर दें तो एच क्रॉस वी जी डी ई अपॉन डी के इंटू डी टी। तो ये आपका हो जाएगा वीजी को हमने 1/h क्रॉस डीई ओवर डी के रिप्लेस किया है इंटू डी टी। तो ये डीई ओवर डी के और डीई ओवर डी के कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी के विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एच क्रॉस डी टी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये डी के ओवर डी टी एच क्रॉस इज टू माइनस ई जो कि फोर्स है। तो आप इसको देख रहे हैं और ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं एच क्रॉस के अपॉन डी टी इज टू एफ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एच क्रॉस क्या के है, एच क्रॉस के क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल मोमेंटम है पीरियडिक पोटेंशियल में। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल मोमेंटम पीरियडिक पोटेंशियल में बिल्कुल उसी तरह से चेंज होता है अप्लाइड फोर्स, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बिल्कुल उसी तरह से चेंज होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रू मोमेंटम वैक्यूम में चेंज होता है। इससे आप इस इक्वेशन से आप इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो अब हम जो इफेक्टिव मास पर शिफ्ट होते हैं तो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट होगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो किससे दिया जाएगा, A is equals to dVg ओवर dt और Vg क्या है 1/h क्रॉस dE अपॉन dk। हम यहां पर इसको dk Vg और dk ओवर dt से लिखें तो इसकी बजाय हम इस तरह से लिखते हैं। तो Vg हमारा d ओवर dk, Vg हो गया 1/h क्रॉस dE ओवर dk, dk ओवर dt। तो ये हो जाएगा 1/h क्रॉस d2e ओवर dk स्क्वायर dk ओवर dt। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। dk ओवर dt को हम यहां से इधर से रिप्लेस लिख रहे हैं तो ये h क्रॉस है, इसको हम नीचे ले जाएं यहां। तो dk ओवर dt इज टू माइनस ई अपॉन h क्रॉस। तो इसको हम लिख दें 1/h क्रॉस d2e ओवर dk स्क्वायर dk ओवर dt माइनस ई अपॉन h क्रॉस। तो ये आपको मिल रहा है 1/h क्रॉस स्क्वायर d2e ओवर dk स्क्वायर माइनस ई ए। तो माइनस
एच क्रॉस स्क्वायर या माइनस ई इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जा रहे हैं तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर a। तो आप देख रहे हैं ये कुछ f इक्वल्स टू एम ए, इस तरह की इक्वेशन हो गई। ये एफ है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो मास है वो किससे दी जा रही है, एम इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर d2e अपॉन dk स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन इफेक्टिव मास कहलाता है और इसे एम स्टार से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन पीरियडिक पोटेंशियल, ये पीरियडिक पोटेंशियल्स होने के कारण है, तो ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एम स्टार इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये स्लोप है, ये ई के डायग्राम से ही आप देख सकते हैं कि ये जो ई के डायग्राम है इसका डबल डिफरेंशिएशन, इस कर्व का डबल डिफरेंशिएशन है। तो एक मतलब आपको ये आपने इसका स्लोप निकाल लिया, अब आपको इसके स्लोप को देखना है। तो क्लियर है कि इसका स्लोप चेंज हो रहा है, तो ये भी जो आपका इफेक्टिव मास है उसकी भी वैल्यू चेंज होगी। यदि आप इसे प्लॉट करें तो ये इस तरह से ये वैल्यू निकल कर आएगी। ये माइनस पाई बाय ए, ये पाई बाय ए, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, ये के है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तो ये इस तरह से ये एम स्टार प्लॉट किया है और ये मतलब आप देख रहे हैं जो बैंड है, ये फर्स्ट बैंड है, तो जो बैंड है उसके लोअर वैल्यूज पे, मतलब के की लोअर वैल्यूज पे, तो जो एम है वो लगभग एम स्टार के बराबर ही है। जो मास है इलेक्ट्रॉन की, जो उसका वैल्यू इफेक्टिव मास है वो कम है, लेकिन जैसे के की वैल्यूज बढ़ती हैं तो इफेक्टिव मास की वैल्यू बढ़ती जाती है और यहाँ इनफाइनाइट हो रही है। और बैंड के टॉप पर, ये तो लोअर बैंड का लोअर वैल्यूज है, ये हायर वैल्यूज ऑफ बैंड है। तो जो बैंड के टॉप वैल्यूज पर ये जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव हो रहा है, जो ये नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का वो उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं और साथ में नेगेटिव भी हो रही हैं। एक्चुअली इसे आप फिजिकली इस तरह से समझा सकते हैं कि जब आप लोअर रीजन्स में हैं, बैंड के लोअर रीजन्स में हैं, तो जो फॉरवर्ड मोमेंटम है,
यहाँ पर जो फॉरवर्ड मोमेंटम है वो रिवर्स मोमेंटम से ज्यादा है। इसे आप इस तरह से क्लियरली समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि जब k की वैल्यूज कम है, मतलब बैंड के लोअर रीजन्स में जो ये लगभग पैराबोलिक ही है, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप यहाँ पर प्लेन वेव की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से बिहेव करता है और आप इस स्टेट को प्लेन वेव की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब k की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब आप जब बाउंड्रीज के नजदीक पे जाएंगे, तो जैसा हमने बात किया कि बाउंड्री पे ब्रैग रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट भी मिलता है। तो जब आप जोन सेंटर पर है, मतलब लोअर बैंड के लोअर रीजन्स में है, तब तो आपको जो फॉरवर्ड कंपोनेंट ही मिलता है, प्लेन केवल फॉरवर्ड कंपोनेंट मिलता है। जो रिवर्स कंपोनेंट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप जो बाउंड्रीज के नजदीक आते हैं तो प्लेन जो फॉरवर्ड कंपोनेंट है वो कम होने लग जाता है, और जो रिवर्स कंपोनेंट है जो कि ब्रैग रिफ्लेक्शन के कारण मिल रहा है उसका वैल्यू बढ़ने लग जाती है। और एक स्थिति में दोनों कंपोनेंट्स सेम हो जाते हैं, जिससे आपको अब प्रोग्रेसिव वेव्स ना रहकर, चूंकि फॉरवर्ड कंपोनेंट भी उतना ही है जितना कि रिवर्स कंपोनेंट है, तो आपको जो इस तरह से जो फॉरवर्ड कंपोनेंट भी उतना ही है जितना कि रिवर्स कंपोनेंट है, तो आपको यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव ना मिलकर आपको स्टैंडिंग वेव मिलता है। और नेगेटिव इफेक्टिव मास के लिए आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंड्रीज के जोन बाउंड्रीज के नजदीक में जब अपनी स्टेट चेंज करता है, मतलब k से k प्लस डेल्टा के में जाता है, तो उस समय जो आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट है, मतलब जो मोमेंटम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को अप्लाई देता है, उसके रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन के कारण जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को लैटिस से मिल रहा है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको जो इलेक्ट्रॉन, वापस से आप इस बात को समझिए कि नियर द जोन बाउंड्रीज जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब k से k प्लस डेल्टा k स्टेट पर जंप करता है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम प्रदान कर रहा है वो कम होता है, जबकि जो ब्रैग रिफ्लेक्शन के कारण जो लैटिस इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम प्रदान कर रही है वो ज्यादा होता है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव होता है। धन्यवाद।